Hey guys, welcome back. So I hope you all are doing well and we are on the chapter elementary idea of bonding. We have done certain basic things. What basic things we have already done? We have seen कि what is the criteria or reason for bonding. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था दो सेशन, इसके मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ. पहला सेशन था जिसमें हमने देखा था कि ये बॉन्डिंग होती क्यों है, राइट? तो हमने देखा था कि दो रीज़न थे. झट से रिकैप करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, रीजंस फॉर बॉन्डिंग. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग रीजन फॉर बॉन्डिंग. सो मेन थिंग इज टू अटेन स्टेबिलिटी. टू अटेन स्टेबिलिटी और सी इट्स हेवीली रेनिंग, मे बी आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी. ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, द रीजन बिहाइंड बॉन्डिंग इज टू अटेन स्टेबिलिटी एंड फॉर satisfaction of this stability or for attaining the stability, what is required and how can a element come to know कि वो stable हो गया है? By the neutrality. ठीक है, that is element become neutral. ठीक है, अब देखो पहली बात तो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं एटम्स, तो एटम्स खुद में न्यूट्रल होते हैं. हाउ? See, you might have seen कि number of electrons which is negatively charged is equal to number of protons which is positively charged. With proper numbers you can say कि atom is a neutral substance. But what about ions? Yes, तो ions तो neutral नहीं होते, लेकिन जब ions bond form करते हैं तो वो उस bond में, उस composition में neutral हो जाते हैं. ठीक है, तो इस न्यूट्रलिटी को अटेन या स्टेबिलिटी को अटेन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, विच वी हैव सीन वेज टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, इज नथिंग बट योर बॉन्डिंग. यस, बॉन्डिंग सिर्फ एक तरीका है स्टेबिलिटी अटेन करने का. ठीक है, तो बेसिकली हम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दो तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं. एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड विच वी शुड कंप्लीट टुडे. ठीक है, लेट्स सी. दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन टाइप. अब आप बोलोगे मेटल्स में होता है मेटालिक बॉन्ड और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी कहते हैं. सो देयर आर फ्यू मोर टाइप्स बट दीज आर दी पेरेंटल टाइप यू कैन से, बिकॉज डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. एंड इन द सेम वे यू कैन से मेटालिक बॉन्ड तो मेटल्स के स्ट्रक्चर में होता है. तो बेसिक क्या चीज़ है, ये दोनों है, इन्हीं दोनों को हमें समझना है. और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों दो गोल्स को अचीव करते हैं. व्हाट आर दी टू गोल्स? मतलब स्टेबिलिटी के भी दो गोल्स हैं जो हमने पढ़े थे. पहला गोल था ऑक्टेट कंप्लीट करना, है ना? पहला था ऑक्टेट कंप्लीशन और दूसरा था नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, राइट? अचीविंग the nearest noble gas configuration. ठीक है, तो ये दो गोल्स अचीव करते ही क्या मिल जाता है एटम को? स्टेबिलिटी, है ना? तो स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज ऑक्टेट एंड व्हाट इज नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव डन अ होल लॉट ऑफ सेशन, दैट इज 2 सेशन वी हैव टेकन फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज 2 थिंग्स. ठीक है, नाउ
I'll just quickly tell you the definition for electronic configuration, which will help you for further understanding of these two bonds. ठीक है, electronic, basically I know, being in foundation batch, you know the definition also, but still just for my satisfaction कि हाँ I have given you this, I'm just giving that part. ठीक है. Now what is an electronic configuration? It is the distribution of electrons in shells of an atom. ठीक है. So basically what is an electronic configuration? It is the distribution of electrons in shells of an atom. अब कोई भी एटम को क्या करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है. तो हमें पता है ग्रुप नंबर 18 इज नोन एज द नोबल गैस. सो उसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द कंप्लीट शेल ऑफ और कंप्लीटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल जो हम लोग बोलते हैं ना ऑक्टेट होना, वो है ना. तो लास्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, इनका कंप्लीट होता है. तो वी कैन से कंप्लीटिंग द आउटर मोस्ट. ओके, एनीवे ये आपको दिख नहीं रहा होगा. तो कंप्लीटिंग द आउटर मोस्ट शेल इज नथिंग बट अचीविंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. वॉट एवर वे यू वॉन्ट यू कैन डू. बट ये कौन डिसाइड करेगा किस वे से किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी एटम को स्टेबल होना है? ये खुद एटम डिसाइड करेगा. बिकॉज हम ये देखेंगे कि एटम मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है, क्या है. ठीक है, उसके बेसिस पे ये दोनों बॉन्ड फॉर्म होंगे. इज दिस क्लियर? सो जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, देन विल मूव टू दी फर्दर पार्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कि कौन से एलिमेंट को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए और कौन से एलिमेंट को कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से एलिमेंट कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ मेटल, आप देखो आपके आसपास जो भी एलिमेंट्स, जिस भी बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, दे आर मोस्टली ऑफ टू टाइप्स. कैसे? पहला टाइप है मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड. मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल बॉन्ड. आई विल गिव यू द एग्जांपल्स. ओके, ठीक है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. जैसे Na, see I always take this example because it is very simple to understand. And हमारे आइंस्टाइन सर ने कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आपको आइडिया सिंपली समझा नहीं है. तो जब सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, है ना. तो सिंपल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड. सो आपको ये एलिमेंट, ये कंपाउंड देखते ही आइडिया तो लग ही गया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट. ठीक है. और सोडियम क्लोराइड. Now this salt contains two elements. One which is a metal, ठीक है, like this one is a metal. It is a metal, whereas this one is a non-metal. ठीक है. So this is first type of bond. ठीक. Now
let's understand the second type of bond. Second type of bond is नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड. ठीक है, सो बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स. ठीक है, सो कैन वी गेट द एग्जाम्पल फॉर दिस? यस. ठीक है, सी very good example for this is your carbon monoxide, right? This is your carbon monoxide. We all know this, right? Poisonous gas अगर ज़्यादा inhale कर लो तो death भी हो सकती है, या कह लो it is a very harmful gas. But थोड़े amount में तो नहीं, थोड़े अमाउंट में तो नौशिया वगैरह होता है, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये हमारे डेथ का कारण भी बन सकता है. ठीक है, सो एनीवे बिकॉज इट विल सीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. आई नो व्हाई क्वेश्चन माइट हैव अराइज्ड ना. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो कार्बन भी एक नॉन मेटल है. ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, राइट? तो आप ये देखोगे कि इस वाले बॉन्ड में कुछ तो डिफरेंट है और इस वाले बॉन्ड में कुछ तो डिफरेंट है. ठीक है, मैं कल ही 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही थी, तब मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज फॉर्मूला यूनिट. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला यूनिट को हम ध्यान से देखें, आई एम डूइंग इट बिकॉज शायद आप में से कईयों को ये क्वेश्चन हो. ठीक है, बट इन दिस सेशन आई वुड क्लियरली मेंशन कि आपको कभी इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा. अगर ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा तो ये हमें क्यों दिया गया है? क्वेश्चन अराइजेस, राइट? इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ non-metal bond that is C2H6. ठीक है, कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी behaves as a non-metal because I can't say it is a non-metal only because it is currently we are keeping it in the group 1. ठीक है, it is having an क्या बोलते हैं उसको, anomalous position, मतलब पोजीशन इसकी सही नहीं है इसीलिए. ठीक है, so I consider both the non-metals. If both are non-metals, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. हाउ इट इज फॉर्म्ड, क्यों कहते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे इन लेटर सेशंस. बट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और साथ ही जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, इन्हें हम आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. क्यों, आगे देखते हैं. ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला यूनिट मैंने क्यों मेंशन किया. ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी सिंपल पॉइंट कि जो फॉर्मूला यूनिट है ये हमेशा किसी आयनिक कंपाउंड के लिए ही होगा. क्यों ऐसा? हाँ, आप इसके लिए लिखना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस, लेकिन होता ओरिजिनली तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए है. रीजन क्या है? फॉर्मूला यूनिट is nothing but empirical formula. Again I am giving you one simple line. डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए. आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेशन आप फ्रेम कर लोगे, राइट? हमें कॉन्सेप्ट चाहिए. एम्पेरिकल फॉर्मूला. व्हाट इज एन
empirical formula. So that I'll be explaining with help of this. ठीक है, C2H6. आप देखो इसमें दो नंबर्स है 2 और 6. ठीक है, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो इट विल बी 1:3. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसके बाद और इसका डिवीजन नहीं हो सकता. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म. इस सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर मैं इसमें एक्सप्रेस करूं तो क्या ये होगा? यस. तो ये जो हो गया दैट इज सी के यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1:3 का जो रेशियो इधर आया, ठीक है, दैट इज मेकिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्लियर? तो हम जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ओरिजिनली हर एक आयोनिक कंपाउंड, ऑल द आयनिक कंपाउंड इज ओरिजिनली इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर्मेट. आप कोई भी आयनिक कंपाउंड उठाओ और उसको देखो, क्या उसमें ऐसा कुछ कॉमन डिवीजर मिलने जैसा कुछ है? यूल फाइंड नो. वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में ही मिलेंगे आपको. वो आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा इस फॉर्म में मिलते हैं. आप कोई भी सॉल्ट उठाओ, उस सॉल्ट में चेक करो क्या कॉमन डिवीजर होता है. आंसर विल बी नो. ठीक है, सो इसीलिए जो फॉर्मूला यूनिट है इसे हम कहते हैं, एक्चुअली ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्ड हम यूज करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में जब हम ये चीज करेंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, दिस वन इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड यही एम्पेरिकल फॉर्मूला इन आयनिक बॉन्ड इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट. नाउ आई होप इट इज वेरी क्लियर. अब भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज जरूर करिएगा. ठीक है, अच्छा, इस वर्ड के साथ, इस टर्म के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है, एंड दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास. तो भाई ये तो बोलने के लिए भी नहीं बचा. क्यों? अगर मैं बोलती हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? मास ऑफ द या सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट? वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा? सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. सिंपल. तो फॉर्मूला यूनिट मास भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. नाउ आई वॉज इन द टॉपिक कि मेटल और नॉन मेटल जब भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम इन्हें कहेंगे. जब भी दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब अगले सेशन में हम ये समझेंगे कि आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए किन क्राइटेरियाज की नेसेसिटी होती है और कोवैलेंट बॉन्ड के क्या टाइप्स हो सकते हैं, या कोवैलेंट बॉन्ड के क्या नेसेसिटीज है. आई होप यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. आई एम टेकिंग द सेशन वेरी स्लोली सो दैट ये एक बेसिक चीज़ आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, क्योंकि ये चीज़ भले बेसिक है बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए. ठीक है, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस सेशन. सबसे पहले तो हमने वापस एक छोटा सा रिकैप किया था जिसमें हमने समझा था कि लास्ट सेशंस में हमने क्या देखा. हमने देखा था अब तक में हमने क्या क्या देख चुका है पूरे इसमें, कि किस वजह से हमारे जो एटम्स हैं ये कंबाइन करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं. सो रीज़न दैट इज स्टेबिलिटी. हाउ टू अचीव द स्टेबिलिटी? बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट और बाय अचीविंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. And this can be done by two ways. First by ionic bond कैसे बनता है? Give and take relation. ठीक है, और ये कैसे बनता है? Sharing से. So we have seen all this thing. And इसके बाद हमने देखा दो तरह से बॉन्ड बनेंगे, मेटल और नॉन मेटल जब भी कंबाइन होंगे तो वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब भी नॉन मेटल कंबाइन होंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. I hope you enjoyed the session and you are clear
and thorough with the session. So with this, I would like to end up the session. We'll meet in the next session. Till then, bye bye.